guys, welcome back to the channel and welcome back to yet another learning session. सबसे पहले आप सबको बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आई होप आपके फेस्टिवल बहुत ही अच्छा गया होगा, आपके लिए बहुत शुभ रहा होगा। तो बस हो गया, अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CGL मेंस के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट स्ट्रेटजी, सम डूज एंड डोंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक्स, एजुकेटर्स, टेस्ट सीरीज और कैसे क्या करना है, सब कुछ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना शेयर माय इंग्लिश मेन स्कोर। तो मेरा रॉ स्कोर था 191.5 आउट ऑफ 200 एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इट बिकेम 193.9 आउट ऑफ ऑब्वियसली 200। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर था। अब हम सीधे स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बैलेंस बना के चलना है तीनों पिलर्स में। इंग्लिश के 3 पिलर्स हैं, क्या क्या? वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आपको इन तीनों के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में से कोई भी अगर एक पिलर आपका वीक है तो मतलब आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो, पर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपकी तीनों में अच्छी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई योर वीक पिलर और उस पर आप ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चाहे इन तीनों में से कोई भी हो, उस पर आप ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। इसके बाद क्या करना है आपको, हर दिन, मतलब प्रीलिम्स हो गया, मैंने कभी नहीं बोला न्यूज़पेपर पढ़ने को, बट अब मेंस आ गया है, तो हर दिन आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर का पूरा पेपर नहीं बट एडिटोरियल वाला पेज पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे पेपर का, या तो द हिंदू का पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ईजी होते हैं थोड़े, तो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेंगे। तो इन दोनों में से जो भी न्यूज़पेपर आपको मिले उसका एडिटोरियल पेज मतलब आपको पढ़ना ही है विदाउट एनी फेल। ठीक है, इससे आपको क्या फायदा होगा, कई बार क्या होता है आरसी एज इट इज इनमें से उठा लेते हैं, अगर आपके पढ़ा हुआ होगा तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा उस चीज़ का। ठीक है, इसके अलावा जो फिलर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इसकी। कई बार क्या होता है जो पैरा जंबल होता है, अगर आपने पढ़ा होता है तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता हो रहता है, तो पैरा जंबल में बहुत हेल्प मिल जाती है। वो कैब में नो डाउट हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, तो सिर्फ एडिटोरियल पेज आप डेली बेसिस पे रोज पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बट बाद में आपकी स्पीड बन जाएगी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना ही करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको बाय हार्ट करे हुए होने ही चाहिए। मतलब आप सब पढ़ लो बट अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़े ना तो इतना मज़ा नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पे आना है। ठीक है, पर करना कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को, जैसा मैंने मैथ्स के टाइम पे बताया था, आपको इनको टेस्ट की तरह देना है, मतलब एग्जाम की तरह देना है। वहाँ पे आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, या आप 100 मिनट्स का टाइमर लगा लो और किरण की या जो जिस भी पब्लिकेशन की आपको बुक ठीक लग रही है उसकी बुक ले लो, या अगर नेट पे है तो प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, तो ऑफलाइन आपको उनके पेपर देने हैं, एक ब्लैंक पेज पे क्वेश्चन नंबर और आगे ABCD जो भी आपका आंसर है वो टिक करते जाओ। 100 मिनट्स का टाइमर लगा के रखना है, और 100 भी नहीं, इंग्लिश में तो मैं कहूँगी 90 मिनट्स काफ़ी है। मैथ्स में 100 था ना, इंग्लिश में 90 मिनट्स सफिशिएंट है। तो इतने का टाइमर लगा के आपको वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और एंड में जब आंसर की होती है उससे क्रॉस चेक कर लेना है। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर इस तरह से करने हैं, और जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए ना आप अपनी बुक में उसको हाईलाइट कर दो उस क्वेश्चन के ऊपर कि ये आपकी गलतियाँ रही थी। या दूसरा तरीका क्या है, जहाँ पे आपने अपने नोट्स बना रखे हैं वहाँ पे उनको नोट डाउन कर लो, उस जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कई बार अगर आपको नहीं भी समझ में आया पर अगर आपने 2-3 बार देख रखा होगा तो आपको आंसर याद होगा, है ना, तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, मतलब बहुत ज़रूरी है ये 2 चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, वो कैब को आपको हर दिन टाइम डिवोट करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एग्जाम से 15 दिन पहले आपने सिर्फ वो कैब कर लिया आपका काम चल जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको रोज एटलीस्ट हाफ एन आवर, या फिर अगर आप 1 घंटा निकालोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो आप 1 घंटा वो कैब को दे सकते हो। अगर आप ऐसा कर लेते तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ये जो आधा या 1 घंटा इसको आप अपने अकॉर्डिंग बांट लो। जैसे कभी आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रहे हो, कभी आप साइनो एंटो कर रहे हो, कभी आप इडियम्स कर रहे हो, कभी फ्रेजल वर्ब कर रहे हो, है ना। तो
इस तरह से अपने हिसाब से देख लो, या तो डेज में बांट लो या हर दिन में ही आप थोड़ा थोड़ा कर लो कि भाई आपको 10 मिनट ये पढ़ना है, 15 मिनट ये पढ़ना है, वट एवर वर्क्स फॉर यू, उस तरह से आप ये चीज़ कर लो। और टाइमली इनको रिवाइज करते रहो। सिर्फ पढ़ने से उतनी हेल्प नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा हेल्प आपको रिविजन से मिलेगी। तो वो गैप को आपको इस तरह से करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, सारे सब्जेक्ट के होते हैं। तो मैथ्स में भी आपको वही देने थे, इंग्लिश में भी आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। अगर आप सारे टॉपिक्स के नहीं भी देना चाहते हो तो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनके सेक्शनल टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी वीकनेस किधर है तो सिंपली आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग, ये वाले के सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दो, क्योंकि एरर्स के क्वेश्चन कैन बी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, यू नो। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा, बहुत सारे आपको कंसेप्ट से आप फैमिलियर होते चले जाओगे। तो इनके आपको ज़रूर से करने हैं। वो कैप के देते रहो सेक्शनल टेस्ट छोटे मोटे, तो क्या आपको थोड़ा आइडिया रहेगा इन चीज़ों का। और टाइम नहीं लगता, 10-10, 15-15 मिनट की ये टेस्ट है, बस 10-15 मिनट में टेस्ट दो, 5 मिनट में आंसर देखो, काम खत्म, 20 मिनट में हो गया आपका। तो अगर रोज का एक भी दे लोगे तो अभी जितना टाइम है ना आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना ही है, एटलीस्ट वीक में 2 तो देने ही हैं, 3 दे दोगे तो और भी बढ़िया है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। मतलब आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे लेवल पर है तो आप वीक के 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी आपको पढ़ाई पे ज़्यादा मेहनत करनी है तो आप वीक में 2 मॉक दे दो और बाकी टाइम आप पढ़ाई पे डिवोट कर लो, ठीक है। टेस्ट कैसे देना है, जैसे अपन ने मैथ्स में देखा था कि 10 से 12 बजे ही अपन को टेस्ट देना है, वैसे इंग्लिश में आपको 3 से 5 बजे ही टेस्ट देना है। और सेम डे पे, जिस दिन आप मैथ्स का मॉक दे रहे हो उसी दिन आपको इंग्लिश का भी देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब एग्जाम होगा तब तक आपका दिमाग यूज टू हो जाएगा सेम डे पे मैथ्स इंग्लिश का एग्जाम देने को, और उस टाइम पे 3 से 5 इंग्लिश का अटेम्प्ट करने के लिए आपका माइंड काफ़ी यूज टू हो जाएगा। तो आपको इस तरह से टेस्ट देना है, ठीक है। एक दिन का टेस्ट देना है, उसके बाद एक दिन का पूरा बफर टाइम रखना है। उस बफर टाइम में आपको क्या करना है, अपना सारे आंसर्स मैच करने हैं और एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक्स में आपकी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो बाकी बच्चों के बीच, परसेंटाइल आपका क्या है, रैंक क्या आ रही है, कौन से टॉपिक्स है जिनमें आप कंटिन्यूसली आपकी गलती हो रही है, मतलब उसके आपको कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है, आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरह से जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे और एनालिसिस के बाद भी अगर आप उस टॉपिक पे या आपकी जो वीकनेस उस पर मेहनत नहीं करोगे तब तक इट्स नॉट गोना वर्कआउट। तो इस तरह से आपको करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे एक दिन मॉक दिया, एक दिन का बफर टाइम रखा, और अगर आप 2 दे रहे हो तो उसके अगले दिन आप रिवाइज करो और नेक्स्ट डे आप अगेन मॉक दे लो, ठीक है। इसके अलावा SSC ट्यूब पे लाइव टेस्ट आप दे सकते हो, उसमें काफ़ी एरर्स होती हैं, बट उसमें क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप सबके बीच कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मतलब थोड़ा क्या रियलिटी चेक हो जाता है उससे, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। So I've also prepared a list of important topics and important books which might be very helpful for you. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या है, करके आपको सब जाना है, बट यू नो हमें थोड़ा आइडिया रहता है ना कि भाई ये टॉपिक पे तो हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है, हमें बहुत अच्छी मेहनत करनी है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गया, जो वॉइस हो गए, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव के आ जाएंगे आपके 20 क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आ जाएंगे 25 क्वेश्चंस। तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करो वहाँ पे, ठीक है, या आप इन टॉपिक्स को छोड़ दो, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये चीज़। तो मतलब ये जो 2 टॉपिक्स है इनके आपको सारे रूल्स अच्छे से आने चाहिए, इनकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ये इनका मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव के 20 क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 25 हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चंस हो गए। अगर 3 भी RC आते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो गए। तो आप समझ रहे हो जो आप एडिटोरियल पढ़ोगे उसकी आपको हेल्प कितनी 30 क्वेश्चंस में होने वाली है, राइट। इसके अलावा पैराजंबल के 20 क्वेश्चंस हो गए, एरर स्पॉटिंग के 20 और क्लोज टेस्ट के भी 20। तो ये सारे ही टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो इनकी तो आपको अच्छे से मेहनत कर ही लेनी। तो अब बात कर लेते हैं बुक्स की। तो मुझे वोकैब के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल बुक लगी थी वो ब्लैक बुक थी। आई नो मैं हर इंग्लिश के वीडियो में ब्लैक बुक का जिक्र करती हूँ, बट ट्रस्ट में मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी वो बुक, क्योंकि उसमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से दे रखा है, ईयर वाइज दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी थी वो बुक। तो प्लीज़ आप उसको तो ज़रूर करिएगा। तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के लिए एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर की बुक है पेपर्स की, तो उसको वही जैसे अपन को ऑफलाइन पेपर देना है उस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा एसपी बख्शी जो है वो भी वोकैब के लिए काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे बुक, स्पेशली इडियम्स उसकी मुझे काफ़ी, इडियम्स हो गई और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो हो गए वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे। और क्या हुआ था कि एक मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं याद, बट एक क्वेश्चन आया था वन वर्ड का ही, और वो मैंने बहुत पहले एसपी बख्शी में एक बार पढ़ा था, तो मुझे उससे वो ध्यान आ गया था, जबकि वो प्रीवियस ईयर और उसमें कहीं पे भी नहीं था। तो मुझे ना मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस लगी कि हाँ भाई बहुत सही रहा, इस बुक को पढ़ के गए। तो एसपी बख्शी इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है, और काफ़ी लोग ग्रामर के लिए भी इसको प्रेफर करते हैं, ऑल्दो मैंने उससे ग्रामर नहीं पढ़ी है तो आई कैन नॉट से दैट। तो वो कैब के लिए तो ये 3 बहुत अच्छी है। इसके अलावा प्लिंथ टू पैरामाउंट है, आई नो काफ़ी थोड़ी ऑब्सोलीट हो चुकी है ये, रखी हो तो पढ़ लेना, नहीं तो यू कैन स्किप दिस, ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि अब लेवल इससे काफ़ी ऊपर बढ़ चुका है। इसके अलावा करेक्टिव ग्रामर जो बुक है वो ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है, मतलब टॉप नॉच आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इसको इस लेवल तक अपनी कंसेप्ट्स क्लियर रखते हो ग्रामर के। तो इतने में आपका आराम से हो जाएगा। तो इतनी बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मॉक्स जो होंगे इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जो सेक्शनल टेस्ट है इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बुक्स को करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज बार बार करो। जैसे आपने जो भी ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े उनके जो एक्सेप्शंस होते हैं काफ़ी सारी जगह, उनको हाईलाइट करते चलो, उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में काफ़ी सारे रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा हम गलतियाँ भी करते हैं इसके अंदर। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं ना इनको आप बार बार रिवाइज करते चलो, बस ये करना है। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर एजुकेटर्स की बात करें तो आई एम सो सॉरी, मुझे एजुकेटर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं आपको ज़बरदस्ती सिर्फ नेट पे सर्च करके नहीं बताना चाहती थी। मैंने क्रोनी सर से पढ़ा था एक बार अनअकैडमी पे, बट वो जो पढ़ाते हैं मुझे नहीं लगा कि एग्जाम में उस तरह का आता है। वो बहुत ज़्यादा हाईफाई पढ़ा रहे थे और मुझे नहीं लगा वो हेल्पफुल एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट ईयर मैंने रानी मैम से पढ़ाई करी थी अगेन अनअकैडमी पे, और उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था, एग्जाम में बहुत काम भी आया था, वो कैब भी और ग्रामर भी। तो मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन रानी मैम के लिए जाएगा इसके लिए। पर हैविंग सेड दैट, आपको जो टीचर्स अच्छे लगते हो आप उनसे पढ़ो, जिन पे आपका ट्रस्ट हो आप उनसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डूज एंड डोंट्स क्या है वो सब मैंने आपको बता दिया, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है इंग्लिश में आपको कुछ नया तरीका सीखने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, उसको रिवाइज करने की और प्रैक्टिस करने की, दैट्स इट। आपको 10 जगह स्ट्रेटेजी और इससे ज़्यादा कोई स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता है इंग्लिश के लिए होती होगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।